अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ारा है। मैंने अपनी बेटी की शादी जिस घराने में की थी वो इंतहाई अच्छे लोग थे। घर में मेरी बेटी को शहज़ादियों की तरह रखा हुआ था। मेरी बेटी की सास तो हर वक़्त मेरी बेटी की तारीफ़ें करती रहती थी। ख़ानदान में किसी के घर भी जाती तो मेरी बेटी को साथ लेकर जाती और जितनी देर वहाँ बैठती बस मेरी बेटी की तारीफ़ें ही करती रहती थी। मैं तो बहुत खुश थी। पूरे ख़ानदान में मेरी बेटी की तो धूम मची थी और मेरा दामाद भी मेरी बेटी की हर बात मानता था, कभी उसकी कोई बात नहीं टालता था। मैं तो हर वक़्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती रहती थी। शादी के कुछ माह बाद मेरी बेटी हामिला हो गई और 5वें महीने में ही डॉक्टर ने ये खुशखबरी भी सुना दी कि मेरी बेटी एक बेटे को जन्म देने वाली है। मगर अफ़सोस कि बेटा पैदा होने से पहले ही मेरी बेटी का इंतकाल हो गया। मेरी बेटी की मैयत के पास बैठी रो रही थी जब एक मुलाज़िमा ने मेरे कान में आके कहा कि इन ज़ालिमों ने तुम्हारी बेटी के साथ बहुत जुल्म किया है। मुलाज़िमा की बात सुनकर मैंने बेटी का कफ़न हटाया तो मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़ा था, क्योंकि उन ज़ालिमों ने तो मेरे शौहर को फ़ौत हुए कई साल गुज़र गए थे। मैं अपनी बेटी आयशा के साथ ही रहती थी और मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। आयशा अब 21 साल की हो गई थी। मेरी बेटी की खूबसूरती की अपनी मिसाल आप थी और मैंने उसकी तालीम और तरबियत में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब मेरी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। बेटी की जवान होने के बाद माँ के नाते मेरी आखिरी फ़िक्र अब उसकी शादी की रह गई थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी सुलझे हुए अमीर घराने में हो, जहाँ उसकी ज़िंदगी आराम और सुकून से गुज़रे और मेरे लिए भी कुछ आसानी हो जाए। मैंने अपनी कुछ सहेलियों को कह दिया था कि मेरी बेटी के लिए कोई मुनासिब सा रिश्ता नज़र आए तो मुझे ज़रूर इत्तला दें। कुछ दिन गुज़रे थे, मैं एक दिन स्कूल में बैठी बच्चों के टेस्ट चेक कर रही थी कि टीचर सादिया मेरे पास चली आई और मुझे बताने लगी कि उसकी बहन अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूँढ रही है। घराना बहुत अच्छा और खाता-पीता है। लड़का भी इकलौता है और बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। मैंने तो तुम्हारी बेटी का रिश्ता तो अपने भांजे के साथ ही करना है। टीचर सादिया की बात सुनकर तो मैं भी खुश हो गई, क्योंकि उसने बहुत मान और यकीन से मुझसे कहा था और ऊपर से वो मेरी करीबी दोस्त भी थी। इसलिए मैंने उसकी बात मानकर लड़के वालों को अपने घर आने की दावत दे दी। मेरे दिल को बहुत इत्मीनान हुआ कि अब मेरी फ़िक्र ही कम हो जाएगी और मेरी बेटी ऐश करेगी। कुछ ही दिन बाद लड़की की माँ और उसकी बहन मेरी बेटी को देखे हमारे घर आए और वो सामान से लदे हुए थे। मेरी बेटी से मिलकर वो लोग इतना खुश और मुतासिर हुए कि मुझे सोचने का वक़्त ही ना दिया और मुझसे हाँ करवा कर ही दम लिया। मुझे भी वो लोग सुलझे हुए और ख़ानदानी लग रहे थे। मैंने भी अपनी बेटी के नसीब खुलते हुए देख खुश हो गई थी। लड़के वालों ने जल्दी शादी का इसरार किया था, जिस पर मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था। यूँ चंद मुलाकातों में ही मैंने लड़के को भी देख लिया था, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। लड़के का बाप फ़ौत हो चुका था, माँ और एक छोटी बहन थी और दूसरा ये कि वो मेरी दोस्त टीचर का भांजा भी था। इसलिए मुझे इत्मीनान था कि मेरी बेटी अब खुश रहेगी। मैंने दिन रात लगाकर अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूँजी से बेटी की शादी की तैयारियां की और शादी करने में कोई कसर ना छोड़ी। उससे सब कुछ दिया जो एक माँ दे सकती थी। मैंने अपनी दुआओं के साए के साथ उसको रुखसत कर दिया। शादी के बाद मेरी बेटी 2-3 दफ़ा मायके आई तो उसके चेहरे पर अंदरूनी सच्ची खुशी थी। मेरी बेटी का कहना था कि उसकी सास उसका बहुत तारीफ़ भी करती है, उसका बहुत ख़्याल रखती है, बहुत प्यार करती है और घर का कोई काम नहीं करने देती। जहाँ कहीं भी जाती है उसे साथ लेकर जाती है। हर काम में मेरी बेटी की इजाज़त और मशवरा लेती है और मेरा दामाद भी मेरी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। ये बातें सुनकर तो मैं जैसे खुश हो गई। मैंने सोचा अब मेरी बेटी भी खुश रहेगी। लेकिन मेरी बेटी ने जैसे ही मुझे ये खबर सुनाई कि वो हामिला है और वो गाँव में अपनी सास के साथ रहने के लिए जा रही है,
क्योंकि उसका शौहर काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रहा था और अब मेरी बेटी और उसके साथ गाँव वाली हवेली में ही रहेंगी। मैं अपनी बेटी की जुदाई का सुनकर बहुत उदास हुई थी। खैर, मैंने अपने दिल पर पत्थर रख कर उससे मिलने गई और वो भी मुझसे मिलकर बहुत खुशी अपने सास के साथ गाँव चली गई। मैं उसके जाने के बाद कुछ दिन तो बहुत उदास रही, मगर वो रोज़ अपनी खैरियत की इत्तला देती रहती थी। ऐसे ही 5-6 महीने गुज़र गए। फिर एक दिन उसने मुझे ये खुशखबरी भी सुनाई कि वो एक बेटे को जन्म देने वाली और बहुत जल्द वापस शहर आ जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई, मगर उस दिन के बाद आयशा ने मुझे कभी फ़ोन नहीं किया। फिर एक रात मेरी बेटी के ससुराल से अचानक फ़ोन हुआ कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब होने की वजह से अचानक ही उसकी मौत हो गई। मेरे लिए ये खबर किसी बड़े तूफ़ान से कम न थी। इस जानलेवा खबर ने तो मेरी कमर ही तोड़ के रख दी थी। मैंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। मुझे अपनी बेटी के ससुराल वालों के गाँव का कुछ भी पता नहीं था। मुझे जल्द ही उसके जनाजे में गाँव पहुँचना था। मैंने अपनी दोस्त सादिया को कॉल की तो उसने मुझे बताया कि वो भी गाँव जा रही है। वो मुझे अपने साथ लेती जाएगी। सारा रास्ता मैं अपनी बेटी के गम में रो रो कर निढाल हो गई थी। 3 घंटे की थका देने के सफ़र के बाद मैं उसके गाँव पहुँची। उस दौरान मैंने अपनी बेटी के ससुराल वालों की मिन्नतें की कि मेरे आने तक मेरी बेटी को दफनाया नहीं जाए, क्योंकि मैं आखिरी दफ़ा उसे देखना चाहती हूँ। मैं जब अपनी बेटी के ससुराल पहुँची तो घर में मेहमानों का खूब रश लगा हुआ था, लेकिन ये बात बड़ी हैरानकुन थी कि मेरी बेटी को एक अलग कमरे में अकेली चारपाई पर रखा हुआ था। मैं रोते हुए अपनी बेटी से लिपट गई और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। शौहर की वफ़ात के बाद मेरी बेटी ही मेरी ज़िंदगी का वाहिद सहारा थी। वो सहारा भी आज मुझसे छिन गया था। अब मैं ज़िंदा रहती तो कैसे रहती। कुछ ही देर बाद कुछ ख़वातीन अंदर आई और मुझे कहने लगी कि अब जनाजे का वक्त होने वाला है, आप बाहर आ जाएं, मर्द अंदर आकर मैयत को उठाकर ले जाएंगे। लेकिन उसी दौरान एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। एक मुलाज़िमा मुझे पानी पिलाने के लिए आई और उसने सरगोशी के अंदाज़ में मुझसे कहा कि मैं थोड़ी देर बाद सब ख़वातीन को कमरे से निकल जाने का कहूँ। वो दरअसल मुझे मेरी बेटी के मुतालिक अकेले में कुछ बताना चाहती है। मुलाज़िमा के मुँह से ये बात सुनकर मैं तो बेचैन हो गई और मैंने ख़वातीन से दरख्वास्त की कुछ देर मुझे इस कमरे में मेरी बेटी के साथ मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। वैसे भी अब तो ये हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा रही है। मैं कुछ वक्त अकेले अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हूँ। मेरी बेटी की सास ने सब औरतों को कमरे से बाहर निकाल कर सिर्फ़ एक मुलाज़िमा को कमरे में छोड़ दिया। मैं एक बार फिर अपनी बेटी से लिपट कर रोने लगी। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरी बेटी तभी मौत नहीं मरी है। इसी दौरान मुलाज़िमा ने मुझे बताया, मेरे दिल में अजीबोगरीब वसवसे और आ रहे थे। उस दौरान मुलाज़िमा मेरे चेहरे की तरफ देखती रही और फिर मेरे पास आई। उसने मेरे कान में सरगोशी की कि आपकी बेटी ज़िंदा है। मैंने उस मुलाज़िमा की तरफ गैर यकीनी से देखा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो उसने मज़ीद कहा कि खुद ही देखकर यकीन कर लो। मैंने तो फ़ौरन अपनी बेटी का कफ़न उठाया तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरी बेटी की सांसें तो मद्धम सी चल रही हैं, अलबत्ता उसे कोई ऐसी जहरीली चीज़ खिलाई गई है जिससे उसके होंठ बिल्कुल खुश्क हो गए और जिस्म नीला पड़ गया है। मुलाज़िमा झूठ नहीं बोल रही थी, मेरी बेटी बिल्कुल ज़िंदा थी, लेकिन उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत थी। मैंने उसके सामने अपने हाथ जोड़े कि मेरी मदद करे। मैं इसके बदले मैं उसे अपनी मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मुलाज़िमा मान गई कि ठीक है, मैं अब मदद करूँगी और पूरा साथ दूँगी। मैंने अपनी शौहर की आखिरी निशानी, सोने के वो 2 कंगन जो मैं हमेशा अपनी कलाई में पहनी रखती थी, उतार कर मुलाज़िमा को दे दिए ताकि वो मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाए। तो मैंने अपनी चादर उतारी और अपनी बेटी को उस चादर में लपेट दिया ताकि वो मेरी बेटी को बाहर लेकर जाए। मुलाज़िमा ने मेरे मोबाइल से अपने शौहर को कॉल की। उसका शौहर फ़ौरन वहाँ पहुँच गया।
उन दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी को दूसरे दरवाजे से ले जाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मेरी बेटी का कफन खुद ओढ़कर लेट गई, क्योंकि मुझे अब सच का पता लगाना था कि मेरी बेटी के साथ आखिर ये जुल्म क्यों हुआ था। मुलाजमा अपने शोहर के साथ मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले गए। वो समझदारी से कमरे में आई और मेरा चेहरा कफन में छुपा दिया और कहा कि आयशा की माँ अपनी बेटी की आखिरी दीदार करके पिछले दरवाजे से निकल गई। वो जाते हुए कह गई है कि मेरा इस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रहा, मेरी बेटी को यहीं दफना दिया जाए। मुलाजमा की बात सुनकर तो उसकी बहन बुरे बुरे अलकमात से मुझे पुकारने लगी। मैं उनकी ज़बान से अपने लिए उगलते हुए इख्तलाफात सुनकर दंग रह गई, लेकिन मैं सांस रोके कब्र में छुपी रही। कुछ देर बाद मर्द हजरात आए और जनाजे की चारपाई को उठाकर बाहर ले गए। मैंने यहाँ अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश के साथ मुकाबला किया था और बहुत हिम्मत और हौसले के साथ सब कुछ सहा था। एक ऐसा कड़ा इम्तिहान सिर्फ एक माँ ही पास कर सकती है। अब बकायदा मेरा जनाजा पढ़ाया गया और मुझे कब्र की गहराइयों में उतारा गया। मैं ये सब कुछ देखती और सुनती और बर्दाश्त कर रही थी। जब गौरकर ने कब्र को बंद कर दिया, कच्ची मिट्टी का लेप लगाया, तो डर और खौफ से उस दिन मुझे अपने साथ हकीकी मानों में बंद होते हुए महसूस हो रही थी। मैं दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि जल्दी मुझे इस मुसीबत से बाहर ही कोई निकाल दे। जब तमाम लोग चले गए तो वही मुलाजमा जो मेरी बेटी को लेकर हॉस्पिटल ले गई थी चुपके से वहाँ चली आई। उसने जल्दी जल्दी मुझे बाहर निकाला और हम दोनों ने मिलकर कब्र को पहले की तरह बंद कर दिया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और फ़ौरन अपनी बेटी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर मुझे वो हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी कि बरवक्त मेरी बेटी का वेदनागोश कर दिया गया है और अब उसकी हालत ख़तरे से बाहर आई। ये सुनकर तो मेरी जान में जान आई। अगली सुबह मेरी बेटी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं अपनी बेटी को लेकर मुलाजमा के घर आ गई। घर क्या था, वो एक छोटी सी झोपड़ी थी, क्योंकि डॉक्टर ने अभी तक मेरी बेटी को सफ़र करने से मना किया था। सबसे महफूज जगह हमारे लिए इस वक्त मुलाजमा की झोपड़ी ही थी। मैंने अपनी बेटी को लेकर उसी मुलाजमा के घर पनाह ले ली और उस मुलाजमा का शुक्रिया अदा किया और फिर अपने रब का शुक्र अदा किया। यहाँ मैंने तसल्ली से मुलाजमा से असल कहानी पूछी कि मेरी बेटी के साथ यहाँ हुआ क्या था, जिस पर उसने मुझे बताया कि मैं उसकी सास के घर में मुलाजमा हूँ। तुम्हारी बेटी की सास तो वैसे तुम्हारी बेटी की तारीफ़ें करती ना थकती थी, मगर वो उसे रोज़ खाने में कोई दवा मिलाकर दे रही थी। एक दिन मैंने चुपके से देख लिया। मैं पहले तो समझ ना सकी, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी बेटी की तबीयत बिगड़ी और उसने अपना बच्चा भी उस दौरान खो दिया, तो मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि उसके बच्चे को जानबूझकर मारा गया है और अब ये लोग तुम्हारी बेटी की भी जान लेना चाहते थे। फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। तुम्हारी बेटी की सास ने मुझे एक जहरीली जड़ी बूटी शरबत में मिलाकर दी और कहा कि आयशा को दे आओ और उससे कहो ये दवा पी ले। मैं वो शरबत बाहर सेर में गिरा रही थी, मगर तभी मालकिन ने मुझे देख लिया और उसने मेरे से वो गिलास जल्दी से छीन लिया और जाकर थोड़ा सा बचा हुआ शरबत आयशा को पिला दिया। वो शरबत पीते ही आयशा के दिल की धड़कन कुछ वक्त के लिए रुक गई और जिस्म नीला पड़ने लगा और देखने वाले को यूँ लगा जैसे ये मर गई है। मगर मैंने गौर से देखा था, हकीकी में आयशा जिंदा थी, अभी उसकी सांसें चल रही थी। उस मुलाजमा की पूरी बात सुनकर मैं तो सकते में आ गई थी कि ये कौन लोग हैं और उन लोगों की मेरी बेटी से क्या दुश्मनी हो सकती है, जिसके बदले उन्होंने मेरी बेटी को इतनी तकलीफ़ दी, हत्ता कि उसके बच्चे की भी जान ले ली। बच्चा तो उसकी अपने बेटी की औलाद थी, फिर भी रहम ना किया। बहरहाल उन सवालों के जवाब तो मेरी बेटी ही दे सकती थी, लेकिन मैं अभी उससे ये सारी बातें मैं नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर थी और दवाइयों के असर से वो दिन भर सोती रहती थी। चंद रोज़ हम उसी वीराने में छुपे रहे। उसी दौरान मुलाजमा आती जाती थी और मेरी बेटी के लिए दवाइयाँ ले आती, जिससे उसकी बेटी तबीयत अब संभल रही थी। साथ ही वो मुलाजमा मेरी बेटी के ससुराल की खबरें भी मुझे पहुंचाती रहती थी। उसने मुझे बताया कि मेरे दामाद
को भी अपनी बीवी की इत्तला दे गई है और आजकल वो भी वापस आया हुआ है। दूसरी जानिब मेरी बेटी की हालत अब पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी। अब तो उसने खुद से उठना बैठना और खाना पीना भी शुरू कर दिया था। जब उसकी तबीयत संभल गई थी तो मैंने उसको सारी कहानी सुनाई। मेरी बेटी आयशा को तो मेरी बातों पे यकीन ही नहीं आ रहा था। उसने मुझे बताया कि आज तक उसके ससुराल वालों ने कभी भी उसके साथ बुरा रवैया नहीं रखा था, बल्कि उन्होंने तो हमेशा उसे शहजादियों की तरह रखा था। लेकिन ना जाने उनकी इस हरकत के पीछे क्या वजह हो सकती थी। मैंने उससे ज़्यादा पूछगिछ करना नहीं समझा। वैसे भी वो अभी बीमारी से सेहतयाब नहीं हुई थी। खैर कुछ ही हफ्ते बाद मैं उसे लेकर रात के अंधेरे में छुप छुपा कर अपने घर वापस आ गई और यहाँ आकर भी मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरी बेटी आयशा जिंदा सलामत है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी सारी बात का पता चले। वो गालिबन इतवार का दिन था। मैं घर का कुछ सौदा सर्फ लेने बाज़ार गई, सूट लेने के लिए मॉल चली गई। मैं एक दुकानदार से अपनी बेटी के लिए सूट खरीद रही थी कि अचानक मेरा दामाद किसी गैर लड़की के हमरा दाखिल हुआ। दोनों के दरमियान काफ़ी गपशप और मोहब्बत नज़र आ रही थी। उसने मुझे और मैंने उससे भी देख लिया। दामाद को किसी और औरत के साथ देखकर मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि बज़ाहिर तो अभी उसकी बीवी को मरे हुए 8 दिन भी नहीं हुए थे और वो किसी और औरत के साथ हंसता खेलता फिर रहा था। मुझे अपनी बेटी के साथ जुल्म की समझ आ गई थी। मैं खामोशी से दुकान से बाहर निकल आई। मुझे कुछ तो अब सोचना ही था। मैं अपनी बेटी को सारी ज़िंदगी यूं लोगों की नज़रों से छुपा कर तो नहीं रख सकती थी ना। मैंने घर वापस आकर अपनी बेटी को सारी सूरत हाल से आगाह किया और उससे बताया कि अब यही वक्त है, अपने शौहर के ऊपर खुला का केस कर दो और अलहदगी इख्तियार कर दो। लेकिन मेरी बेटी ने मुझे बताया कि उसका मंसूबा कुछ और है। आप उन पर मेरे कत्ल का केस दर्ज करें और पुलिस को साथ लेकर गांव जाएं। गांव में उन लोगों की बहुत इज्जत है। मैं चाहती हूँ उनका मकरूर चेहरा सबके सामने बेनकाब हो। मुझे अपनी बेटी की बात मुनासिब लगी और मैं थाने जा पहुँची। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, मगर शुक्र है वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर मेरी जानने वाली निकल आई। दरअसल उनका बच्चा मेरी ही क्लास में पढ़ता था और यूँ मैंने अपनी बेटी की कत्ल की एफआईआर दर्ज करवा दी। अगले ही दिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और गांव जाकर तफ्तीश की। मैंने पुलिस से कब्रगोशाई की दरख्वास्त की, जिस पर यह बात सुनकर मेरी बेटी की सास के तो तोते ही उड़ गए। वो मेरी जी हुजूरी करने लगी कि तुम्हारी बेटी को हमने तो नहीं मारा। मैं बहुत खुश थी और अपनी तबीयत बहुत मरी थी। मेरा दिल तो अंदर से छल्ली हुआ पड़ा था। मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी और पुलिस से कब्र खुलवाने की दरख्वास्त की। यूँ गांव के मुअज़्ज़िज़ अफराद के सामने एक शाम को कब्र को दोबारा खोला गया और ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि अंदर कोई भी इंसानी मुर्दा जिस्म मौजूद ही नहीं था। वो मंजर देखकर तो मेरी बेटी के सास के तो छक्के ही छूट गए थे। लोगों ने वहाँ गवाही दी कि कब्र में लाश को तो हमारे सामने ही उतारा गया था और बाकायदा जनाजा पढ़कर दफनाया गया था। यहाँ ये बात तो साफ जाहिर हुई थी कि लड़की की मौत तबई नहीं है। घर वाले ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं और इसीलिए लाश को गायब कर दिया गया है। पुलिस ने मेरे दामाद और उसकी मां को हिरासत में ले लिया और उनके खूब शोर मचाने के बाद भी उन्हें ले जाकर पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया, जहां दिन रात उनकी खूब खातिरदारी हुई। उसके बाद उन दोनों माँ बेटे ने सच उगल ही दिया, जिसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब इंतकामी कार्रवाई थी और उस इंतकाम ने एक बार फिर मुझे मेरे माजी में लाकर खड़ा कर दिया था, जिससे पीछा छुड़ाकर मैं भाग निकली थी। आज से बरसों पहले मेरा रिश्ता मेरे वालिदान ने अपनी मर्जी से किया था, तो मुझे उस रिश्ते पर एतराज़ था, क्योंकि मैं किसी और लड़के को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन मैं जिस लड़के को पसंद करती थी, मेरे वालिदैन उस लड़के को पसंद नहीं करते थे। दरअसल वो लड़का मुझे पसंद करता था और उसका नाम असद था, जिसको मेरे माँ बाप ने मेरे लिए चुना था। असद ने मेरी पिक्चर पहले दिन ही देखकर मुझे पसंद कर रखा था।
और क्योंकि वो 2 बहनों का इकलौता भाई था, तो वो माँ-बाप का लाडला भी था। माँ-बाप ने उसकी पसंद का मान रखा और मेरा रिश्ता लेकर मेरे वालिदैन के पास पहुँच गए। मेरे वालिदैन को भी रिश्ता पसंद आ गया था और ऐसे ही बात तय हो गई थी। मुझे उस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने असद के माँ-बाप को सही से देखा ही नहीं था। मैं तो किसी और लड़के को पसंद करती थी। मेरे घर वालों ने मेरी मर्ज़ी भी नहीं पूछी थी, आनन-फानन मेरी मंगनी कर दी। मंगनी के बाद तो असद ने मेरे वालिदैन से इजाज़त ली और अक्सर मेरे से मिलने आने लगा, लेकिन मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो जब भी मुझसे मिलने आता, महंगे-महंगे तोहफ़े तहवाइफ लेकर आता, जो उसकी मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत थी। लेकिन मैंने कभी भी उन तोहफ़ों को अहमियत ना दी और उठाकर बेदिली से फेंक देती। आखिरकार हमारी शादी तय हो गई थी और असद का मिलना-जुलना मुझसे कुछ कम हुआ। उस दौरान मुझे अपनी पसंद के लड़के से मिलने का मौका मिल गया। मैंने उसके साथ मिलकर घर से भागने का प्लान बनाया और ऐन बारात वाले दिन ही मैं घर से भागकर नदीम से मोहब्बत की शादी कर ली थी। शादी के बाद मेरे शौहर ने मुझे इतना खुश रखा कि मैंने पलटकर कभी भी अपने घर ना जा सकी और ना ही कभी उनसे राब्ता करने की कोशिश की। उसी दौरान अल्लाह ताला ने एक चाँद सी बेटी दी। ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। हम खुशी-खुशी अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे कि एक रोज़ ऐसा हादसा हुआ कि मेरी दुनिया ही लूट गई। नदीम रोड एक्सीडेंट में फ़ौत हो गए थे। नदीम का फ़ौत होना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। नदीम के इस दुनिया के जाने से बाद भी मैंने वालिदैन के दर पर जाने की हिम्मत ना की। काफ़ी सालों बाद मुझे पता चला कि मेरे घर से भागने के बाद तो मेरा सदमा मेरे माँ-बाप ने बर्दाश्त कर लिया, मगर असद वो खबर बर्दाश्त न कर सका और उसने अपनी जान दे दी। उस दिन के बाद से उसके ख़ानदान ने वाहिद मकसद मुझे ढूंढना और मुझसे इंतकाम लेना था। उस मकसद के लिए उन लोगों ने सबसे पहला वार मेरे शौहर पर किया था, जिसकी मौत को आज तक मैं एक हादसा समझती रही। आज तक वो एक कत्ल था जो उसके घर वालों ने एक सोची समझी साजिश के तह पर करवाया था। उस खानदान को अभी भी सुकून नहीं मिला था और उन्होंने दूसरे वार की तैयारी की। जिस स्कूल में मुझे नौकरी मिली थी, वहाँ अरसलान की बहन टीचर बनकर आ गई और सादिया, जिससे आज तक मैं दोस्त समझती थी, वो तो सबसे बड़ी मेरी दुश्मन निकली। उसने निहायती चालाकी से मेरा पहले एतमाद जीता और फिर मुझे अपनी बहन के बेटे का रिश्ता मेरे सामने रख दिया। उस मंसूबे की सारी असल लीडर सादिया थी, जो मेरी बेटी की सास थी। उसका मकसद सिर्फ मेरी बेटी को रास्ते से हटाना था और मुझे सारी ज़िंदगी के लिए तड़पाना था। उसी दौरान मेरी बेटी हामला हो गई थी और फिर अपनी सास की साजिश से मेरी बेटी ने अपना बच्चा खो दिया था। लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि मैंने अपनी बेटी की जान बचा ली। इस सारी हकीकत का एतराफ़ मुझ पर आ पड़ा था जब सादिया और उसकी बहन दरअसल अरसलान की सगी बहनें थीं, जिन्हें शादी से पहले मैंने अपनी गैर तवज्जो की वजह से देख ना सके। जब सादिया और उसकी बहनें पुलिस के सामने ये सारा बयान दिया, तो मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इंसान बदले की आग में इस कदर अंधा हो सकता है। वो गुनाह जो मैंने किया ही नहीं था, उसकी सज़ा उन औरतों ने मेरे शौहर और मेरी बेटी को देना चाहिए। जब वो लोग पुलिस को अपनी सारी कहानी सुनाकर बस कर चुके थे और उनके पास बोलने के लिए कुछ ना रहा, तो फिर मैं अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन गई और जब सबके सामने वो जिंदा सलामत आई तो उनकी आंखें खुल गई। मैंने पुलिस को आगे की कहानी सुनाई कि कैसे जनाजे के वक्त मुझे हकीकत का इल्म हो गया था और मैंने अपनी बेटी की जान बचा ली थी। बेशक उन्होंने मेरे से मेरा शौहर छीन लिया था और अब मेरी बेटी छीनने की कोशिश भी की, लेकिन उन सबको भी खुदा ने दुनिया में ज़लील व ख़रीर और रुस्वा कर दिया था। वो लोग इस दुनिया में तो सज़ा काट ही रहे थे, लेकिन जो सज़ा आखिरत में मिलनी थी उसका हिसाब तो अभी बाकी था। 1 साल बाद मैंने अपनी बेटी का दूसरा रिश्ता कर दिया। आज वो माशाल्लाह अपने घर में
बहुत खुश है। वो जब भी मुझसे मिलने आती है, उसे देखकर मुझे एक बात याद आती है कि सच ही कहा है किसी ने कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज़ आपकी मेहनत हमें मज़ीद मेहनत करने का हौसला देती है। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते रहिए और मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।